हेलो एवरीवन। राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और जो हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं एसबीआई क्लर्क मेंस और आईडीबीआई जैम एग्ज़ाम के लिए, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक और क्लास आज आप लोगों के लिए लेके मैं आया हूँ। 25 तारीख को एसबीआई का एग्ज़ाम हो गया है और अभी एक शिफ्ट का और एग्ज़ाम बाकी है। और 17 तारीख को आई थिंक आईडीबीआई जैम का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हैं जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के प्रोस्पेक्ट से ज़रूरी हैं। वो चीज़ें मैं यहाँ पे करा रहा हूँ और इसकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है रिवीजन क्लासेस करके। वहाँ पे जाके आप लोग पिछली क्लासेस भी देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि इन दोनों एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स वाला भी पोर्शन आता है, तो वो आप लोगों को कहीं और से पढ़ना होगा, वो आप लोग देखिएगा। बाकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली जो चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ में 2024 में जो आने वाले एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के दो कोर्सेज हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। एक हमारा है वीडियो कोर्स, दूसरा है हमारा पीडीएफ कोर्स। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन दोनों कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। आप लोग ऐप डाउनलोड करिए और जाकर अगर आप लोगों को ज़रूरत लगती है कि आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है, तो जाके आप लोग वहाँ पे पढ़ सकते हैं। कोर्सेज़ वगैरह परचेज़ करके आप लोग अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हैं। कोर्सेज़ को परचेज़ करने से पहले कोर्सेज़ के जो एफएक्यूज़ वगैरह हैं वो भी वहाँ पे आपको मिलेंगे, वो देख के आप लोग कोर्स वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ कोर्स में सिर्फ आपको पीडीएफ मिलेगी। वीडियो कोर्स में वीडियो पीडीएफ, आरबीआई के सर्कुलर्स, ब्रांच बैंकिंग और यहाँ तक कि बैंकिंग फाउंडेशन भी मैं वीडियो कोर्स में करा रहा हूँ। बैंकिंग फाउंडेशन में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, या फिर उस बैंकिंग मास्टर 3 में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं, पीडीएफ कोर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, इससे रिलेटेड एक अलग डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है जो जिसका नाम है पेड कोर्स डिटेल्स। तो अगर कोर्सेज से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स होता है तो वहाँ पर जाकर उन सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं और वहाँ से अपने डाउट्स को क्लियर करके फिर कोर्सेज वगैरह अगर आप लोग परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोगों का व्हाट्सअप नंबर भी हमारा आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ से भी कनेक्ट करके अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज होती हैं तो वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं कोर्स परचेज करने से पहले। हालांकि कोर्स के एफएक्यूज़ में सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन की गई हैं, ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस जैसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अब आते हैं मुद्दे पे। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है और इसमें क्या बोला गया है, इन ऑर्डर टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली signed an MOU with the National Investment and Infrastructure Fund Limited NIIFL। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचों के वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष लिमिटेड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस जो हैं वो आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा REC लिमिटेड। ठीक है, REC लिमिटेड। एक बात आप लोगों को मैं और बताना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं ना, ये अपनी पेड क्लासेस वगैरह में भी हम लोग पढ़ाए रहते हैं, या फिर यूट्यूब की जो फ्री वाली क्लासेस आप लोगों को मिलती रहती हैं एक दो, उसमें भी ये चीज़ें पढ़ाई गई रहती हैं। तो जब भी इन सारे क्वेश्चंस को मैं पढ़ाता हूँ, आप लोगों के सामने आता है, तो इससे संबंधित जो भी चीज़ें और आप लोगों को पढ़ाई गई हैं, आपने चाहे पीडीएफ में पढ़ा है उसको, चाहे फिर वीडियो क्लास के दौरान मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, वो सारी चीज़ें रिकॉल किया करो। ये इसका बहुत सही तरीका होगा इस तरीके के क्वेश्चंस को कराने का, आपको समझने का। इससे क्या होगा कि एक ही क्वेश्चंस में आप लोग कई सारी चीज़ें रिवाइज कर लेंगे, फिर आप धीरे धीरे चीज़ों को अडॉप्ट करने लगेंगे। जो चीज़ें आपको भूलने लगती है ना, कि एक बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, इस क्वेश्चन से संबंधित पीडीएफ में मैंने क्या क्या चीज़ें और पढ़ाई हुई थी आपको, या फिर वीडियो क्लास में क्या क्या चीज़ें मैंने और आपको पढ़ाई हुई थी, वो चीज़ें अगर आप लोग रिकॉल करेंगे तो इसी टाइम पर वो सारी चीज़ें आपको दिमाग में आ जाएंगी और अच्छे से दिमाग में बैठेगा। और यहाँ पे जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें वही हैं जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट हैं। बाकी डिटेल में इन डेप्थ आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें पढ़नी, कहीं पर कोई चीज़ें छूटे नहीं, तो उसके लिए कोर्सेज वगैरह है वो आप लोग देखिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। दी होली ओन्ड card company of Bank of Baroda, BOB Financial Solutions Limited, has recently rebranded itself as which name with the tagline Credit Reimagined। बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली कार्ड कंपनी बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने हाल ही में क्रेडिट रीइमेजिन्ड टैगलाइन के साथ खुद को किस नाम से रिब्रांडेड किया है। ठीक है, तो इसमें रिब्रांडिंग की गई है, नाम बदला गया है बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड का। क्या नाम है, बदला हुआ नाम क्या है, ये चीज़ आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बीओबी कार्ड लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बीओबी कार्ड लिमिटेड इसका सही उत्तर हो जाएगा। टैग लाइन भी पूछ सकते हैं कि किस टैग लाइन के साथ में इसको रिब्रांडिंग इसकी की गई है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, क्रेडिट रीइमेजिन्ड, ये चीज़ आप लोग याद रखना। रिब्रांडेड के बाद में क्या नाम है ये याद रखना है, पहले क्या नाम था ये भी याद रख लीजिएगा, और टैग लाइन क्या है ये जो मैंने बताया क्रेडिट रीइमेजिन्ड वाली, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए।
LIC has recently got the RBI's approval to raise its stake up to 9.99% in which bank? LIC को हाल ही में किस बैंक ने अपनी हिस्सेदारी 9.99% तक बढ़ाने के लिए RBI की मंजूरी मिली हुई है, ये इसमें पूछा है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। इसका जो सही उत्तर होगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। HDFC बैंक इसका मतलब सही उत्तर हो जाएगा। LIC को भी हाल ही में RBI से अप्रूवल मिला हुआ है कि वो जो है कौन, LIC HDFC बैंक में अपनी हिस्सेदारी 9.99% तक बढ़ा सकता है। जनवरी 2024 तक HDFC बैंक में LIC की जो हिस्सेदारी थी वो 5.19% थी और अब 9.99% तक और हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है, जिसको कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो हिस्सेदारी बढ़ाने वाला काम है, ये 1 साल के भीतर में पूरा कर लेना है। RBI ने ये भी दिशा निर्देश दिया हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको बताऊंगा, जो अपनी क्लासेस में भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि RBI के दिशा निर्देश के अनुसार किसी भी प्राइवेट बैंक के पेड अप शेयर कैपिटल की 5% या इससे अधिक हिस्सेदारी, ध्यान रखना, फिर से सुनो आप लोग इस लाइन को, RBI के जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से किसी भी प्राइवेट बैंक के पेड अप शेयर कैपिटल की 5% या फिर इससे अधिक की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के लिए या फिर वोटिंग राइट्स के लिए RBI की मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितना प्रतिशत की हिस्सेदारी से ज़्यादा का अधिग्रहण करने के लिए RBI का मंजूरी लेना मतलब ज़रूरी होता है। तो उस केस में जो इसका आंसर हो जाएगा 5%। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। As per the recently released report by the International Monetary Fund IMF, what is India's projected growth for 2024? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि क्या है, ये इसमें पूछा गया है। 6.5% ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। GDP का ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, हाल फिलहाल के पैटर्न्स को देखा जाए पिछले, तो इस तरीके से ये चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। 2024 और 25 दोनों के लिए यही अनुमान है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है 2024 के लिए, अगर 2025 के लिए पूछता तब भी यही इसका सही उत्तर होता। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। Who has recently been appointed as the full-time member of the 16th Finance Commission by the President of India, द्रौपदी मुर्मू? हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको काफ़ी डीप में भी मैं बताया था। वित्त आयोग से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी बैंक एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये जब भी हमारे सामने आएगा, इससे संबंधित जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को याद कर लेनी है, रिकॉल कर लेनी है कि इसको रिपोर्ट कब तक सबमिट कर देना है, और ये जो वित्त आयोग बनाया गया है ये कितने सालों के लिए अपनी सिफारिशें करेगा, कौन कौन सा वो ईयर रहेगा, ये सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। ये सब कुछ रिकॉल करना। फिलहाल इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑल A, B एंड C, ठीक है, ऑल A, B एंड C, यानी कि 16वें वित्त आयोग के फुल टाइम मेंबर के रूप में तीनों लोगों को इनको जो है मतलब अपॉइंट किया गया है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में 4 मेंबर को 16वें वित्त आयोग में इंडक्ट किया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है पार्ट टाइम मेंबर ऑफ दी कितने लोगों को। तो क्वेश्चन में जो नाम दिया गया है 3 ही है, जो 3 ऑप्शन है। 4 मैंने बताया आपको ना कि द्रौपदी मुर्मू जी ने 4 मेंबर्स को 16वें वित्त आयोग में इंडक्ट किया हुआ। ये जो पूछा गया ये फुल टाइम मेंबर है, ध्यान रखना। तो जो 4 लोगों का इंडक्ट किया गया है, इसमें से 3 जो है वो फुल टाइम मेंबर हैं, ये ध्यान रखना, ये चीज़ें बारीकी समझना। एक जो है पार्ट टाइम मेंबर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आप लोग समझने की कोशिश करना। और ये फुल टाइम मेंबर कौन है, ये ऑप्शन में सब दिए गए हैं। अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राजाच्छा, ठीक है। ये 3 के 3 फुल टाइम मेंबर हैं। और जो पार्ट टाइम मेंबर है उसके बारे में भी मैं आपको भी आगे बता रहा हूँ, पहले इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। अजय कुमार झा जी के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो ये जो झा जी हैं ये फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैं और ये 15वें वित्त आयोग के भी सदस्य थे। ये 15वें वित्त आयोग के भी सदस्य थे। एनी जॉर्ज मैथ्यू की अगर हम लोग बात करें तो ये भी तो ये बेसिकली फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैं। निरंजन राजाध्यक्ष जी की बात करें जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, ये अर्थ ग्लोबल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ये किसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं? अर्थ ग्लोबल के। और ये जो अर्थ ग्लोबल है ये क्या है? अर्थ ग्लोबल एक पॉलिसी कंसल्टेंसी फर्म है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो ये तीनों के तीनों हो गए फुल टाइम मेंबर, ठीक है। पार्ट टाइम मेंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो पार्ट टाइम मेंबर का जो नाम है वो मैं लिख दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। उनका जो नाम है सौम्या कांति दास, ठीक है।
सौम्यकांति घोष, दास नहीं, सौम्यकांति घोष, ठीक है। सौम्यकांति घोष जी जो हैं वो एसबीआई की ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 16th फाइनेंस कमीशन से संबंधित जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई गई, इसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जो हर बार मैं अपनी क्लासेस में बताता रहता हूँ, जब जब भी इससे संबंधित क्वेश्चंस आता है, चाहे वो पेड क्लासेस वाले हों या फिर फ्री क्लासेस वाले हों, उसको इसी टाइम पर रिकॉल कर लेना, इंपॉर्टेंट बन रहा है, किसी न किसी बैंक एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा ये। Mohammad Harun Rashid Khan, HR Khan, has recently been appointed as the part-time chairman of which small finance bank? मिस्टर हारून खान, ठीक है, श्री हारून रशीद खान जी को हाल ही में किस लघु वित्त बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और ये जो HR खान जी हैं, अगर इनके बारे में आप लोग जानते हो तो ये फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI हैं, RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं ये, और 2011 से लेके 2016 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। 30 जनवरी 2024 से इनका कार्यकाल प्रभावी हो गया है, ठीक है। और इन्होंने जो है वो राज विकास वर्मा जी को सक्सीड किया हुआ है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI has issued guidelines mandating general and health insurance companies to cover Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, सोवा, रिक्पा एंड होम्योपैथी यानी कि आयुष ट्रीटमेंट इन देयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज विद इफेक्ट फ्रॉम व्हिच डेट? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI ने सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध सेवा, रिक्पा और होम्योपैथी उपचार को कवर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ये किस तारीख से प्रभावी होंगे, ये इसमें पूछा गया है। 1 अप्रैल 2024, कौन सा ऑप्शन है ये? सी, 1 अप्रैल 2024, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन को समझ लेना। क्वेश्चन में IRDAI ने कुछ गाइडलाइन जारी किया हुआ है और उस गाइडलाइन में जो जनरल इंश्योरेंस हैं और जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको ये बोला गया है कि वो अपने इंश्योरेंस कवर में आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, सोवा, रिक्पा, होम्योपैथी ट्रीटमेंट्स को भी कवर करें, ठीक है। और ये जो दिशा निर्देश जारी किया गया है किस तारीख से जारी किया गया है ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर, किस तारीख से प्रभावी होगा ये इसमें पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2024। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर जिक्र हम लोग कर रहे थे IRDAI का, ठीक है ना। तो हैदराबाद तेलंगाना भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। देवाशीष पांडा जो हैं वो IRDAI के चेयरपर्सन हैं। In order to offer life insurance products, Edelweiss Tokyo Life Insurance Company and which small finance bank has recently announced a bancassurance partnership? जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए Edelweiss Tokyo Life Insurance Company और किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में एक बैंकासुरेंस साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बैंक इंश्योरेंस क्या होता है आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता दे रहा हूँ। बैंक और इंश्योरेंस दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें बैंक और कोई इंश्योरेंस कंपनी पार्टनरशिप करती हैं जिससे कि जो इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं वो बैंक के ब्रांचेस के थ्रू सेल किए जाते हैं। इसी तरीके से और भी जो टर्मिनोलॉजी आप लोगों के पास में आती है ना, जब मैं पढ़ाता रहता हूँ तो जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जो एकदम फ्रेश हैं भी, उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है ना, कई बार उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो उनके लिए मैंने क्या किया है कि जो ये बैंकिंग मास्टर 3 बैच है ना उसमें मैं फाउंडेशन वाली क्लासेस करा रहा हूँ। तो उस फाउंडेशन में पूरा उनका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पूरा फाउंडेशन, पूरा बेस उनका तैयार कर दिया जाएगा, जिससे कि जब मैं RBI सर्कुलर पढ़ाऊँगा, जब मैं करंट बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस कराऊँगा या फिर स्टैटिक वाली चीज़ें जब हम लोग करेंगे तो उस टाइम पर उनको जब ये टर्मिनोलॉजी आएंगी, जब इस तरीके के क्वेश्चन उनके सामने आएंगे तो वो इससे रिलेट कर पाएंगे, एकदम से ब्लैंक नहीं हो जाएंगे कि बैंक इंश्योरेंस क्या होता है, लेंडिंग एग्रीमेंट क्या होता है, कोई गवर्नमेंट स्कीम है तो क्या होती है, ठीक है ना। बजट के भी 1-2 क्लासेस मैंने ले लिया है, तो बजट से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी अगर कुछ भी इनके पास में आएंगी तो वो उससे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी इज द, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बस इतना ही हम लोग करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फिर। Which bank has recently received 9,013.72 crore from the Ministry of External Affairs after the bank invoked Government of India guarantee on decade-old loans extended to some African countries? हाल ही में किस बैंक को कुछ अफ्रीकी देशों को दिए गए दशकों पुराने ऋणों पर भारत सरकार की गारंटी लागू करने के बाद विदेश मंत्रालय ने 9,013.72 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने
और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। एग्जिम बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, हर्षा बांगरी ये इसके एमडी हो जाएंगे। एग्जिम के बारे में मैंने बता दिया, कैनरा, एचएसबीसी और एचडीएफसी बैंक के बारे में ये सारी चीज़ें आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो गूगल कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा वापस आते हैं, थोड़ा सा भूमिका इसकी बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा चीज़ें और बता दे रहा हूँ जिससे कि दिमाग में ये बैठ जाएँ। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ को डिकेड्स ओल्ड लोन यानी कि दशकों पुराने दिए गए ऋणों पर भारत सरकार की जो गारंटी होती है उसको लागू करने के बाद में विदेश मंत्रालय ने एग्जिम बैंक को 9,013.72 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। ये अमाउंट भी आप लोग याद रखना, ठीक है, ये अमाउंट भी याद रखना। और ये सभी ऋण जो हैं वो फिनेंशियल ईयर 23-24 के दौरान डाउटफुल डेट के रूप में क्लासिफाइड थे। और वित्त मंत्रालय का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो विदेशी देशों को इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंट स्कीम के अंतर्गत लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो मुहैया प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट होती है ये एग्जिम बैंक के द्वारा दी जाती है, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग इससे थोड़ा सा आपको मतलब चीज़ें आप लोग और ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि हम लोग एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक भी बोलते हैं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। As per the recently released CRISIL report named Indian economic capital as growth driver, the Indian economy is expected to grow at an average rate of per year between fiscal 2024 and 2031। हाल ही में जारी क्रिसिल रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था विकास चालक के रूप में पूंजी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 और 2031 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिवर्ष किस औसत दर से बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो सही उत्तर होगा 6.7%, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 6.7% आएगा, यहाँ पर 6.7% आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। पहले ये जो था वो 6.6% का था। और ये जो क्रिसिल की रिपोर्ट का नाम है ये थोड़ा सा देख लेना आप लोग। हालांकि रिपोर्ट क्रिसिल उसिल की तो नहीं पूछी जाती है, आरबीआई वगैरह की अगर कोई रिपोर्ट होती है तो कई बार उसके नाम पूछ लेते हैं, लेकिन क्रिसिल वगैरह का नहीं पूछते हैं। लेकिन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक बार ध्यान दे लेंगे तो एग्जाम में क्या होगा कि ऑप्शन हमारे सामने जब आएगा तो ऑप्शन सही आंसर अगर हमको नहीं भी पता रहेगा तो गलत आंसर एलिमिनेट करके ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सही आंसर तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which bank has recently launched National Common Mobility Card (NCMC) कार्ड इंटीग्रेटेड डेबिट कार्ड? हाल ही में किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एकीकृत डेबिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है? ये पूछा गया है कि किस बैंक ने NCMC इंटीग्रेटेड डेबिट कार्ड अभी हाल में लॉन्च किया है, ये इसका हिंदी में मतलब है। फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए फेडरल बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो NCMC कार्ड है इसके बारे में मैंने डिटेल में पहले बताया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपांड करूँगा, थोड़ा सा चीज़ों को मैं समझाता हूँ, आप लोग समझो। पहले चीज़ तो ये जानो कि जो NCMC डेबिट कार्ड है इसको लॉन्च करने के बाद में फेडरल बैंक के रुपे डेबिट कार्ड होल्डर्स अपने क्रेडिट कार्ड को NCMC इनेबल्ड टर्मिनल्स पर ऑफलाइन पेमेंट के लिए यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि बस वगैरह पर टिकट लेने के लिए, मेट्रो स्टेशन पर टिकट वगैरह लेने के लिए ये चीज़ें हो जाएंगी। NCMC रुपे कार्ड में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन्स की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। नॉर्मल रुपे डेबिट कार्ड जिसमें कि कॉन्टैक्टलेस सुविधा नहीं है वो NCMC को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है HDFC बैंक इज द राइट आंसर। HDFC बैंक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ठीक है, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर मैं लिख दे रहा हूँ, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, ठीक है, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। अलुआ केरला, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, अलुआ केरला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। श्याम श्रीनिवासन इसके एमडी एंड CEO हो जाएंगे। विच कंपनी हैज रिसेंटली ऑन द बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड एट द एसेट AAA अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फिनेंस 2024? हाल ही में किस कंपनी ने सस्टेनेबल फिनेंस 2024 के लिए एसेट AAA अवार्ड्स में बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड जीता है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है REC लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी REC लिमिटेड ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अप्रैल 2023 में 750 मिलियन USD का ग्रीन बॉन्ड इशू करने के कारण REC लिमिटेड को ये अवार्ड दिया जा रहा है। Which bank has recently collaborated with the Flywire Corporation to simplify cross-border education payments for Indian students pursuing studies abroad? हाल ही में किस बैंक ने विदेश में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए सीमा पार
सीमा पार शिक्षा भुगतान को आसान बनाने के लिए फ्लाईवायर कॉरपोरेशन के साथ में सहयोग किया है। क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इसको एक्सपांड करते हैं। फ्लाईवायर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये यहाँ पर देखो ना, एक कंपनी का जिक्र हुआ है फ्लाईवायर कॉरपोरेशन के बारे में। तो ये जो है बेसिकली ग्लोबल पेमेंट इनेबल एंड सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। एसबीआई ने फ्लाईवायर कॉरपोरेशन के साथ में भी हाल ही में कोलैबोरेशन किया हुआ है, जिससे कि उन सभी इंडियन स्टूडेंट्स की मदद की जा सके। किस में मदद की जा सके? क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन पेमेंट्स में उन सभी इंडियन स्टूडेंट्स की मदद की जा सके जो इंडिया से बाहर पढ़ाई वढ़ाई करते हैं और उनको एजुकेशन पेमेंट के लिए एक देश से दूसरे देश में पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करने होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और इसके तहत में जो भी पेमेंट वगैरह किया जाएगा वो एलआरएस गाइडलाइंस के तहत ही किया जाएगा। एलआरएस गाइडलाइंस क्या होता है, एलआरएस क्या होता है पिछले कई वीडियोज़ में बताया गया है। फाउंडेशन में भी थोड़ा सा डीप में इसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ें मैं पिछले क्लासेस में कई बार पढ़ाया हूँ। जिसको इसका सही उत्तर पता है आप लोग कमेंट करिए। एलआरएस गाइडलाइंस के तहत एक फिनेंशियल ईयर में कितना फंड रेमिट कर सकता है कोई इंडियन रेजिडेंट? मतलब कि एलआरएस के तहत में जो फंड ट्रांसफ़र की लिमिट है वो कितनी है, ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। और ये मैं पढ़ाया हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। कुछ चीज़ें आप लोगों के हवाले हमेशा रहेंगी। हर क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ चीज़ें बताता रहता हूँ और कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। थोड़ा बहुत आप लोग भी मेहनत किया करो, वो आंसर ढूंढ के लाओ, चीज़ें रिकॉल करो। जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आ भी रहा है, समझ रहे हो, या फिर मुरारी बापू की कथा वही चल रही है, सत्यनारायण स्वामी की कथा चल रही है, पंजीरी चरणामृत प्रसाद वसाद लेके फिर चले जा रहे हो, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी वाला वही फील गुड वाला नारा दे रहे हो कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं। और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फिर जो चीज़ें पढ़ाई गई वो याद नहीं रह पा रही है ना। तो इसलिए कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए हमेशा रहेंगी, वो आप लोगों को बताते रहना होगा। ऑप्शन में ये जो भी बैंकें वैंकें दी गई हैं, इनका हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एमडी एंड सीईओ, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, इनसे संबंधित कोई और न्यूज़ है हाल फिलहाल में, अगर इन्होंने कोई बैंक एश्योरेंस किया है तो वो रिकॉल कर लिया करो। इन्होंने कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है तो वो रिकॉल कर लिया करो। इनके द्वारा कोई ऐप लॉन्च किया गया है तो वो याद कर लिया करो, रिकॉल कर लिया करो। बैंकों के द्वारा कोई नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं तो वो याद कर लिया करो। वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अपने सोच के दायरे को बढ़ाओ। एकदम ऐसे कूप मंडूप ना बन जाओ कि जितना पढ़ा दिया जा रहा है उतना ही याद करके जाओ। कुछ और चीज़ें बताओ, दिमाग को खोलो। दुनिया बहुत बड़ी है, क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से पूछे जा रहे हैं। कब कहाँ क्यों कैसे ये दिमाग में रखो, चीज़ें याद होने लगेंगी। 15 दिन इस तरीके से मेहनत कर लोगे, चीज़ें दिमाग में आपके घुसने लगेंगी। इतना मोटिवेशन काफ़ी था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has recently been appointed as MD and CEO of the Tata AIA Life Insurance Company Limited? हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। सही उत्तर हो जाएगा एच वेंकट चल्लम अय्यर, ऑप्शन नंबर डी। एच वेंकट चल्लम अय्यर, ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने नवीन ताहिलियानी जी को रिप्लेस किया है। अगर ये पूछा जाता है तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, वो भी दिया गया है। CCI approves the acquisition of 70% of stake in Kotak Mahindra General Insurance by Zurich Insurance Company from which bank? CCI ने ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस में किस बैंक से 70% की हिस्सेदारी को अधिग्रहण करने का मंजूरी दिया हुआ है? कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर ए। वन लाइनर ही करेंगे। Which bank has recently received approval from the RBI to acquire up to 9.5% stake in 6 banks? ये 6 बैंकों के नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। हाल ही में किस बैंक को 6 बैंकों में प्रत्येक में से 9.5% की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए। एचडीएफसी बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन बैंकों के नाम भैया आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन की फ्रेमिंग दूसरे तरीके से भी हो सकती है। ये पूछ लिया जाएगा कि एचडीएफसी बैंक अभी 6 बैंकों में 9.5% तक का स्टेक अधिग्रहित करने जा रहा है, और ऑप्शन में बैंकों का नाम दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन से बैंक नहीं है जिसमें एचडीएफसी बैंक जो है वो अधिग्रहण करने जा रहा है। ये एक तरीका मैंने बताया क्वेश्चन फ्रेम करने का। इसी तरीके से कई डिफरेंट तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। जब इसकी PDF आप लोगों को मिलेगी, मैं फरवरी के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, तो वहाँ पर इसके बारे में और डिटेल में रहेगी। हालांकि जितनी चीज़ें जरूरी हैं वो आपको मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग पढ़िएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बैंकों का नाम आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर सी, एचडीएफसी बैंक इज द राइट आंसर। Which of the following company has recently obtained approval from the RBI to act as a payment aggregator? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई से मंजूरी प्राप्त की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑल ए बी एंड सी, यानी कि ये जो तीनों नाम दिए गए हैं इनको अभी हाल ही में आरबीआई से मंजूरी मिल गई है कि ये पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम कर सकें। यही बात खत्म नहीं होती, अभी आरबीआई ने हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी सारी कंपनियों को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में लाइसेंस दिया हुआ है काम करने के लिए। उन सबके नाम एक जगह लिख के याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो ये भी पूछ सकते हैं कि किसको लाइसेंस नहीं दिया गया है, तो ये तभी बता पाओगे जब आपको पता रहेगा कि लाइसेंस दिया गया है। ये करंट बैंकिंग वाला पार्ट है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। तो जहाँ पर जिस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है वो बीच बीच में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता रहता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग फिर से बढ़ते हैं। एज पर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 25। आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय की आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद पूर्वानुमान क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। 6.2% ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वन लाइनर ही करेंगे। बात करें अगर हम लोग 25-26 की, 2025-26 की, तो उस टाइम पर इसका अनुमान 6.5% का है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो 24-25 का पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.2%। अगर 25-26 पूछा जाएगा तो उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा 6.5%। दोनों चीज़ें आपको बता दी गई। Which portal has recently been launched by the Union Minister of Arjun Munda of Agriculture and Farmer Welfare for insurance products including प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। केंद्रीय मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सारथी पोर्टल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर जिक्र हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। जो बैंकिंग फाउंडेशन वाला मैं क्लासेस ले रहा हूँ बैंकिंग मास्टर 3 बैच में, वहाँ पर सारी गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ाई जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, और उनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल नहीं एक्सटेंड करूँगा, कई बार पिछले क्लासेस में बताया भी है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे नहीं बता रहा हूँ, वीडियो को नेसेसरी लंबा नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे कई बार इसके बारे में बताया गया, लेकिन क्या होता है ना कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते नहीं हैं। योजना हम लोग चाहे जितना पढ़ लें, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल नहीं आ रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जा रहे हैं उसका पूरा एनालिसिस करके मैं वहाँ पर बताता रहता हूँ, तो वो चीज़ आप लोग देखिएगा। फिलहाल क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो सारथी पोर्टल का नाम आप लोग याद रखना। सारथी पोर्टल को अभी यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी मतलब इंक्लूड किया गया है। और अर्जुन मुंडा जी जो हैं वो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं। ठीक है, और इसके लॉन्चिंग के साथ साथ मतलब इसमें क्या होगा कि किसान अपनी शिकायतें भी दर्ज कर सकेंगे। ठीक है, किसान ये तो पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ जो किसान हैं वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकें, इसके लिए मुंडा जी ने कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया हुआ है। सारथी पोर्टल के अलावा ये सारथी पोर्टल तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस नहीं बना सकते हैं, तो यहीं पर एक्सप्लेनेशन में और चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो लॉन्च किया ही गया। इसके लॉन्च के बाद इसी लॉन्चिंग के अवसर पर मुंडा जी ने जो किया था, उन्होंने कृषि रक्षक पोर्टल में लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कृषि रक्षक पोर्टल। ठीक है ना, मुंडा जी ने कृषि रक्षक पोर्टल भी लॉन्च किया, जिससे कि किसान अपनी शिकायतें दर्ज कर सके, और साथ ही साथ में हेल्पलाइन नंबर भी मतलब लॉन्च किया है 14447, ये भी लॉन्च किया हुआ। ठीक है, सारथी पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ये यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि किसके साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च किया गया है, यूएनडीपी के साथ में। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके साथ कोलैबोरेशन में भी लॉन्च किया गया है। सारथी पोर्टल किसानों के लिए इंश्योरेंस प्रोसेस को आसान बनाएगा। ठीक है, आसान कैसे बनाएगा, पेपर वर्क खत्म करेगा, चीज़ों को डिजिटलाइज करेगा। ठीक है ना, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, जहां पर किसान इंश्योरेंस प्रोडक्ट से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे, इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में देख पाएंगे, इंश्योरेंस प्रोडक्ट की जानकारी ले पाएंगे, चीज़ें उनको अच्छी लगेंगी तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट परचेज भी कर पाएंगे इसी पोर्टल के माध्यम से। ये स्टोर जो है प्ले स्टोर पर उपलब्ध AIDE ऐप के माध्यम से सारथी पोर्टल को मतलब इसको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें इस पोर्टल पर, तो इस पोर्टल पर जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो चरणबद्ध तरीके से इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, यानी कि फेज वाइज मैनर में इसमें इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो डाले जाएंगे। पहला फेज अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट फेज में पर्सनल एक्सीडेंट एंड हॉस्पिटल कैश पॉलिसीज आएंगे। सेकंड फेज में हेल्थ शॉप एंड होम इंश्योरेंस से संबंधित पॉलिसीज आएंगे। थर्ड फेज में ट्रैक्टर, टू व्हीलर और नॉन PMFBY इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसमें
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से और भी कई तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से संबंधित मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको बताई गई हैं। पीडीएफ में भी इसकी डिटेल मिलेगी, फरवरी में कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पीडीएफ में भी इसकी डिटेल मिलेगी, ध्यान से पढ़िएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है। एग्रीकल्चर वाला भी पोर्सन मैं बीच बीच में कवर करता रहता हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर के भी स्टूडेंट हैं, तो वो भी चीज़ें मैं बीच बीच में कवर करता रहता हूँ। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की इस क्लास का। एज पर आरबीआई सिक्स्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24, व्हाट इज इंडिया प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी इन 2024 फाइनेंशियल ईयर 2024। आरबीआई की फाइनेंशियल ईयर 2024 की आरबीआई की छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी क्या है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है 7%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी वाला ये हिसाब किताब है। जीडीपी याद रख लेना, आरबीआई के हिसाब से जीडीपी है। इस मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग्स में बहुत सारे डिसीजंस लिए गए थे, क्लासेस में काफ़ी डीप में मैं बताया हूँ, थोड़ा सा एक बार मोटा मोटा ओवरव्यू यहाँ पे भी दे लेता हूँ। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो सारी चीज़ मैंने बताई हुई, कोई चेंजेस हुआ नहीं, तो जो पुराना वाला है वही आप लोग याद कर लीजिएगा, क्लासेस में मैंने बताया हुआ वो चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। सीपीआई या रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 5.4% रहने का अनुमान है फाइनेंशियल ईयर 2024 के दौरान, और फाइनेंशियल ईयर अगर 2025 की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर ये 25 के दौरान ये 4.5 हो जाएगा। ठीक है ना, और इससे संबंधित कुछ एक डाटा और हैं, वो भी मैं पीडीएफ में आपको दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको पढ़िएगा जरूर। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसीज में से क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार आरबीआई क्या करती है कि अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज में कुछ ना कुछ प्रपोजल्स देती है, फिर उसके कुछ टाइम बाद उस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर वो अच्छे क्वेश्चंस वहाँ से बन जाते हैं। कोई दिशा निर्देश जारी करना होता है या कुछ और चीज़ें करनी होती है तो आरबीआई अपना प्रपोजल देती है। ठीक है ना, तो जैसे इसी मॉनेटरी पॉलिसी की हम लोग बात करें तो आरबीआई ने इस मॉनेटरी पॉलिसी में फिनेंशियल इंक्लूजन और सिक्योरिटी के लिए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को और ज़्यादा इन्हेंस करने का प्रपोजल दिया हुआ है। इसकी डिटेल इंस्ट्रक्शन इसका अभी नहीं दिया गया है, केवल और केवल प्रपोजल दिया गया है। इसका डिटेल इंस्ट्रक्शंस जब आएगा तो फिर उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसी तरीके से इस मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित कुछ एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो पीडीएफ में आपको मिलेंगे, वहाँ से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, ये सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है जो मैं लगातार एसबीआई क्लर्क मेंस और एडीबीआई एग्जाम के लिए कंडक्ट करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कमेंट कर आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चंस कैसे हैं आप लोग ये बताइएगा। कुछ और आप लोगों के फीडबैक और सजेशंस होते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट कर बताइएगा। इस वीडियो के दौरान, इस क्लास के दौरान कुछ एक क्वेश्चंस मैंने पूछे हुए हैं, उसका भी आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, फीडबैक और सजेशंस के लिए मैं हमेशा ये प्लेटफॉर्म, ये चीज़ें ओपन रहती हैं, वो आप लोग बताइएगा। उस हिसाब से कैसे चीज़ें और इम्प्लीमेंट करनी है, चीज़ों को और कैसे बेहतर करना है, वो हम लोग करेंगे। फिलहाल क्लासेस आप लोगों को कैसी लग रही है ये जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में वीडियो वगैरह को आप लोग शेयर कर दिया करिए। ये क्लासेस कंटिन्यू रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, ये भी आप लोग जरूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, धन्यवाद।